नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं हूं विशाल और मैं आप लोगों के लेकर के आ गया हूं एक और नया सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में। आपने सुन रखा होगा आजकल की अभी एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की गई थी और उसके अनुसार एसएससी सीजीएल के 2026 में 1000 से ज़्यादा डब्ल्यू की वैकेंसी है। मतलब अभी कई सालों से तो डब्ल्यू की वैकेंसीज आ ही नहीं रही थी। कई सालों से डब्ल्यू की वैकेंसीज आ ही नहीं रही थी और एसएससी सीजीएल 2026 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसीज आई है। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाला है अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हैं, अगर आप कई सालों से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कहीं पे सिलेक्टेड हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाह रहे हैं, उससे भी अच्छी जॉब पाना चाह रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एसएससी सीजीएल के थ्रू पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनते हो। आप कुछ भी बन जाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, पर वो सारी की सारी पोस्ट गैजेटेड नहीं होती हैं, राइट। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज दी ओनली पोस्ट, ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू जिसमें आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनने का आपको एक मौका मिलता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये सेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस क्यों? क्योंकि इसमें आप ये समझ पाओगे कि भाई अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो मेरे दोस्तों, तो कैसे इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और कैसे आप एक ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि भाई क्या है, राइट। तो हमारे सेशन का मकसद क्या है? आज के सेशन का मेरे दोस्त मकसद है कि एसएससी सीजीएल 2026 के थ्रू आने वाली जो वैकेंसी है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, उसके बारे में जानना, जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना और कैसे आपको इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या एग्जाम, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें विल बी कवरिंग इन टुडेज सेशन। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था मेरे भाई आपको कि अब की बार के एसएससी सीजीएल 2026 में कितनी वैकेंसीज है भाई? 1000 वैकेंसीज। दे आर अराउंड 1000 वैकेंसीज ओनली ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू की 1000 से ज़्यादा वैकेंसी है दोस्त। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी फॉर यू। मतलब इस साल 2026 का जो एग्जाम है वो कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या क्या उसमें काम होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। मैं आया किस लिए हूँ? मैं इसीलिए हूँ कि आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड, मैं आपको बता सकूँ कि डब्ल्यू की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, राइट। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अगर आप एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यू गेट सिलेक्टेड, अगर आप एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट होते हो मेरे दोस्त, तो आप ज्वाइन करोगे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सीएजी है मेरे दोस्त, राइट, ये जो सीएजी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अंडर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेरे दोस्त, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है एज पर द आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आप अगर एक डब्ल्यू बनते हो देन यू वुड बी ज्वाइनिंग कैग, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, राइट। इसका संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बताया गया है। तो आप कैग के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे मेरे दोस्त? आप ज्वाइन करोगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आप ज्वाइन करोगे मेरे दोस्त इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और इसकी क्या काम है भाई? आप अगर डब्ल्यू ज्वाइन करते हो तो आप व्हाट वुड बी योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो होगी आप ऑडिटिंग वाले काम में जाओगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अकाउंट्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जो पैसा आ रहा है, कैसे सरकारी डिपार्टमेंट उन पैसों को खर्च कर रहा है, इसके लिए आपका मेन काम ऑडिटिंग का होगा। क्योंकि भाई कोई भी डिपार्टमेंट है, अब सरकार ने पैसा भेजा है तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार चाहेगी कि मेरे जो पैसे हैं, जो गवर्नमेंट के पैसे हैं, वो सही जगह लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे दिए गए थे वो गलत जगह पे खर्च हो जा रहे हैं। तो आप एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आप ये ऑडिटिंग करोगे कि भाई जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं। और अगर आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हैं तो आप इसके बारे में रिपोर्ट भी करोगे। आगे बढ़ के देखते हैं मेरे दोस्त, अब इसमें क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यार। आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना, कि जो सरकारी खर्चे हो रहे हैं, जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो बहुत से सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो पैसे आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। ठीक। इसके अलावा आपको क्या, आप इसमें भाई
आप घर में बैठे बैठे, रूम पे बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे तो आप ऑडिटिंग कर नहीं पाओगे। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप ऑडिट करने के लिए आपको इधर उधर ट्रैवल ज़रूर करना पड़ेगा। आपको इधर उधर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को जाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लुक एट द फाइल्स। आपको फाइल्स देखनी पड़ेगी, फिर उसको आपको ऑडिट करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या है भाई, आपको उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह देखने हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट वगैरह बनानी है कि कैसे कैसे जो है ऐसे खर्चे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। इसके अलावा मेरे दोस्त, आप देखो सबसे ज़रूरी चीज़, सर क्या काम करना है मेरे को ये मत बताओ, ये तो मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा। क्या काम करना है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये मेरे को मत बताओ सर, ये तो मैं वहां जाकर के पता खुद कर लूंगा। आप मेरे को ये बताओ कि मैं डबल की प्रिपरेशन क्यों करूं। मैं डबल की प्रिपरेशन क्यों करूं? तो भाई आपको समझना है कि ये लेवल 8 की जॉब है। दिस इज लेवल 8 जॉब, दिस इज लेवल 8 जॉब। एसएससी सीजीएल में अंदर जो सबसे हाईएस्ट लेवल वाली जॉब है वो लेवल 8 की जॉब है। और ये क्या है भाई, आप इसके इसके अंदर जैसे कि मान लो आप अगर ज्वाइन करते हो एक्साइज इंस्पेक्टर, या फिर आप ज्वाइन करते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो वो सब लेवल 7 की जॉब है। वो जो दोस्त है मेरी सारी, वो लेवल 7 की जॉब है। एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सारी की सारी लेवल 7 की जॉब है। तो इनसे भी ऊपर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब है। तो इसमें क्या है, आपको अराउंड, जैसे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लगभग बनी हुई है 85,000। यहाँ पर आप अगर ज्वाइन करते हो लगभग, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि लगभग 85,000 सैलरी आपको मिल रही है। बट अभी जैसे करंट चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो अगर वर्तमान समय की बात करूं, जैसे स्टेट कैपिटल दिल्ली की बात करूं, तो आप ये लगभग अंदाजा लगा लो कि वहां पर आपकी ग्रॉस सैलरी अराउंड लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आएगी। ठीक है, और आपके अकाउंट में लगभग 80,000 रुपए ट्रांसफर हो, तो इट्स अ वेरी गुड जॉब यार। आप अगर महीने में 1 लाख रुपए कमा पा रहे हो, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब इज अ वेरी गुड जॉब। इसमें आपको क्या क्या सुविधा है, आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, और मेडिकल फैसिलिटीज भी। ये तो खैर किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स में होती हैं, बट जितना ज्यादा आपका ग्रेड पे, आप खुद समझ सकते हैं, जितना ज्यादा आपका बढ़िया ग्रेड पे होगा, क्योंकि ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है मेरे भाई। ये 4800 ग्रेड पे की जॉब है मेरे दोस्त, और कोई भी ग्रेड पे इसके आसपास भी नहीं टिकता है। अगर मैं बात करता हूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम की, एसएससी सीजीएल एग्जाम में सबसे ज्यादा ग्रेड पे वाली यही नौकरी है। आगे देखते हैं मेरे दोस्त क्या चीज है। अब कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, राइट? क्योंकि आपने, जैसे मैं पहले एग्जाम के बारे में बात करूँ, राइट, यहाँ पर सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूँ। मैं डबल एओ के सिलेबस की बात करता हूँ कि कैसे आपका डबल एओ में सिलेक्शन हो सकता है। तो अगर आप डबल एओ में सिलेक्ट होना चाहते हो, तो ये टीयर 1 का एग्जाम होता है। टीयर 1 का एग्जाम जिसमें आती है आपकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे क्या क्या आता है, मैथ, रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये मेरे दोस्त कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है? 200 मार्क्स का पेपर होता है, और ये सभी पोस्ट के लिए होता है, राइट? आपके लिए लाइक एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डबल एएसओ, जेएसओ या फिर डबल एओ, सभी जो बंदे कोई भी पोस्ट और टारगेट करना चाहते हैं, तो इनको टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। पर अगर आप एक डबल एओ बनना चाहते हो, तो आपके जो मार्क्स हैं बाकी पोस्ट के मार्क्स से कहीं ज़्यादा जाते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ, तो मान लीजिए अगर बाकी अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ गया है 150, तो आप ये मान लीजिए कि अगर आप डबल एओ को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके टीयर 1 में अराउंड मार्क्स होने चाहिए 175 या 170 और 175 के अराउंड। तब आप एलिजिबल होगे इस वाले पेपर में बैठने के लिए, जो कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, टीयर 2 वाला जो हो गया, जो सबके लिए है, तो उसमें तो क्या पूछा था, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयर्स और कंप्यूटर, राइट? तो ये तो आप कोई भी बंदा अब चला जाएगा। बट अगर आपको ये चाहिए फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर, अगर आपको देखना है, जिसके दिए बिना आप डबल एओ नहीं बन सकते हो। मैं बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मेरे भाई, कि अगर आपको डबल एओ बनना है, इफ यू वांट टू बिकम क्या डबल एओ, मेरे दोस्त, अगर तुमको डबल एओ बनना है, तो तुमको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का एक एडिशनल पेपर होता है, वो तुमको देना पड़ेगा। इसको दिए बिना तो बड़ा ही मुश्किल है कि तुम कोई भी जॉब ले पाओ डबल एओ की। ठीक, तो ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया कि 175 के अराउंड तो यू हैव टू स्कोर। ये टीयर 1 हो गया। टीयर 2 आप दोगे, इसी के साथ साथ में आप इसी में एक पेपर 3 देते हो, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। ये 200 मार्क्स का है, ये 200 मार्क्स का है। तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है पेपर 1 के, पेपर 2 के, फिर पेपर 3 के, सारे ऐड होंगे, फिर आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। तो ये तो एग्जामिनेशन का अपना पैटर्न अपने को समझ में आ गया। अब कौन कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है?
सबसे बड़ी बात है कि इस एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि भाई आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, यू शुड बी अ ग्रेजुएट, दैट इज ऑल। अगर आप एक ग्रेजुएट हो देन आप इस डबल एओ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। अब आपने कई जगह ये पढ़ा होगा कि आपके पास होना चाहिए सीए, सीएमए, एमबीए, फाइनेंस या फिर एमकॉम होना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो आप डबल एओ नहीं बन सकते हो। अगर आपके हैं तो दैट इज गुड। मान लो मेरे भाई अगर आपके पास एमबीए इन फाइनेंस या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो इट इज गुड। गुड क्यों भाई? क्योंकि आपके पास, क्योंकि इसमें सारा काम फाइनेंस से रिलेटेड है। आपको जाना है बैलेंस शीट वगैरह अकाउंटिंग करनी है, आपको एक्सपेंडिचर देखना है कैसे क्या हो रहा है। तो जो बंदा फाइनेंस बैकग्राउंड से होगा उसके लिए पोस्ट ज्यादा अच्छी है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक सिंपल ग्रेजुएट हो तो आपके लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़े चैलेंजेस लगे, बट एक बंदा जो फाइनेंस से रिलेटेड काम करते रहा होगा तो उसके लिए ये कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, राइट। तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ये पोस्ट है, दिस इज डिजायरेबल, पर अगर नहीं भी है दैट इज नॉट एन इशू। आप आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई करके डब्ल्यू बन सकते हो, राइट। ओनली इफ यूर ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट भी हो तो आप बहुत आसानी से एक डब्ल्यू बन सकते हो। अब इसमें एज लिमिट क्या है? देखो यार, जैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें यू हैव टू बी 30 ईयर्स। जो सबसे ज़्यादा आप 30 साल से ज़्यादा की एज के नहीं होने चाहिए, और डिपेंड ऑन द कैटेगरी, जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रिजर्वेशन का रूल है उस बेसिस पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा भी, राइट। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है दैट इज ऑफ 30 ईयर्स मेरे दोस्त। वो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल की है, ठीक है। इस बारे में तो हम लोगों ने बात करी ली। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 3 की, उसमें क्या क्या आता है, राइट। तो इसमें 2 सेक्शंस हो जाएंगे हमारे। एक होता है अकाउंटिंग एंड और होता है इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए रहेगा उसमें आपसे लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट। ये यार इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं, ठीक, इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं है। और ये इकोनॉमिक्स का है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स वगैरह, फिस्कल पॉलिसी वगैरह, ये सारी चीजें इस बारे में पूछी जाती है। तो मैं आपसे बोलूंगा मेरे दोस्त कि अभी आप टीयर 1 पे फोकस करना। अभी आपका मेरे दोस्त फोकस होना टीयर 1 पे, और तगड़े से आप मार्क्स ले आओ। द मोमेंट यू गेट सिलेक्टेड, नॉट एग्जैक्टली सिलेक्टेड, जैसे ही आपका टीयर 1 में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद से आप इन दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करना शुरू कर दो, फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स की। वो कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे इस पर भी मैं एक अलग से सेशन लेकर के आऊंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए। बिकॉज मैंने खुद एमबीए किया हुआ है, और मैंने एक बार एमबीए नहीं किया हुआ, मैंने 2 बार एमबीए किया हुआ है। तो आई थिंक आई नो एंड आई एम मोर देन कैपेबल। मुझे पता है कि आपको फाइनेंस इकोनॉमिक्स में कैसे गाइड करना है, आपको कैसी कैसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो मैं इस पर भी एक डिटेल सेशन लेकर के आऊँगा मेरे दोस्त। चलिए, तो अपन ने सब्जेक्ट की बात करी यार, ये कुछ कंसेप्ट रहेंगे, ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द कंसेप्ट, राइट। ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी, तो ये आना अपने को बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करना है। अब अपन बात करते हैं करियर लैडर की। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, आप यहाँ पे एंट्री मारते हो मेरे दोस्त। आप यहाँ पे क्या करते हो, आपकी ये एंट्री होती है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लेवल 8 पे, ठीक। आप लगभग यार प्रमोशंस जो हैं थोड़े से स्लो हैं। आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू, आपके साथ मैं ऑनेस्ट रहूंगा, थोड़े से स्लो है। बट आपका एक एसएएस एग्जाम होता है, तो मोमेंट यू क्लियर इट, आप जैसे वो एसएएस एग्जाम क्लियर करते हो तो बहुत आसान हो जाता है आप लोगों के लिए प्रमोशंस को गेन कर पाना। बट अराउंड यहाँ पे 5 से 6 नहीं तो अराउंड 7 to 8 ईयर्स आपको लग जाएंगे एक ऑडिट ऑफिसर बनने में। फिर जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है मेरे दोस्त वो होता है सीनियर ऑडिट ऑफिसर, राइट, सीनियर ऑडिट ऑफिसर। और लगभग फिर अगली बार जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी डीएजी। तो डीएजी क्या है मेरे दोस्त, दैट इज डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो ज्यादातर लोग हैं वो यहाँ पर ही रिटायर हो जाते हैं। और अगर आप बहुत लकी हुए मेरे भाई, अगर आप बहुत लकी हुए तभी आप डीएजी तक पहुंच पाओगे, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ सीनियर ऑडिट ऑफिसर में भी रिटायर हो जाते। तो यार इसके देखो बहुत से बेनिफिट्स हैं। आपको अपनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, पर अगर आपको ऑडिटिंग के लिए इधर उधर भेजा भी जा रहा है तो आपको उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ट्रैवल करना पसंद है, नई नई जगह घूमना पसंद है। तो फॉर देम इट इज़ लाइक कि गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है कि भाई जाओ इधर उधर घूम करके आ जाओ, साथ में आपको घूमने भी मजा आ रहा है, एंड देन यू आर गेटिंग सैलरी फॉर दैट एज वेल। आप खुद सोचो कि कौन सी ऐसी जॉब होगी जहां पर आपको घूमने के लिए पैसे मिलेंगे। तो डब्ल्यू की जॉब उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब यार
डबल एओ की कंपैरिजन हम लोग करते हैं बाकी अदर जॉब से। डबल एओ जो है मेरा दोस्त, कैट की जो जॉब है, बाकी जॉब से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। डबल एओ की जो कंपैरिजन है, आई एम कंपेयरिंग इट विद एएसओ हो गया या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया। तो देखो, डबल एओ की जो पोस्ट है मेरे दोस्त, दैट इज ऑफ लेवल 8। ये लेवल 8 की है, एएसओ लेवल 7 और ये भी लेवल 7 की है, ठीक। और ये ग्रुप बी गैजेटेड मेरे भाई, डबल एओ जो है ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, और बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी की सारी नॉन गैजेटेड होंगी। तो यहां पर जो है डबल एओ अपने आप में जीत जाता है कि दिस इज दी ओनली पोस्ट, एकमात्र ऐसी पोस्ट है जो कि गैजेटेड पोस्ट है। अब इसमें अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करो मेरे दोस्त, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करोगे तो ऑनेस्टली एक रियलिटी है कि आपको मैक्सिमम टाइम अराउंड 70 to 80% ऑफ द टाइम आपको टूर पे रहना पड़ेगा, आपको ऑडिटिंग काम पे रहना पड़ेगा। तो वो इंसान जिसको टूर वगैरह से दिक्कत नहीं हो, ऑडिटिंग वगैरह के काम से दिक्कत नहीं हो, कैलकुलेशन वगैरह से दिक्कत नहीं हो, तो उसके लिए ये पोस्ट बहुत अच्छी है। ऑडिट ऑफिसर की, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट बहुत अच्छी है। बट जो इंसान को घूमना नहीं पसंद है, जिसको ऑडिटिंग करना नहीं पसंद है, जिसको टूर्स पे रहना नहीं पसंद है, तो मैं पर्सनली उसको बोलूंगा कि आप ये जॉब्स प्रेफर कर लेना, ठीक है, एसओ वगैरह के जॉब्स, क्योंकि उसमें मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, फाइल वर्क रहेगा, तो आपको इधर उधर नहीं जाना है। बट अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको इधर उधर जगह ट्रैवल करना पसंद है, तो फॉर देम डबल एओ इज द बेस्ट पोस्ट। चलिए, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आगे देखते हैं कि इस पावर की पोस्ट क्या है। इस पोस्ट की पावर क्या है, नॉट पावर ऑफ, पावर की पोस्ट क्या है, इस पोस्ट की, डबल की पोस्ट की पावर क्या है मेरे दोस्त। भाई सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये एकमात्र ऐसी पोस्ट है एसएससी सीजीएल के थ्रू जिसमें आप एक गैजेटेड ऑफिसर बनते हो। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी होती है। आप बाकी कुछ भी बन जाओ, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओ, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, पर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ इसी पोस्ट के थ्रू आती है। आप एक गैजेटेड ऑफिसर, आप सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट के थ्रू बन सकते हो, राइट। तो वो सबसे बड़ी पावर है क्या, कि भाई आप क्या बन जाते हो, आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन जाते हो। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ऑनर, अपने आप में आप किसी को भी बताओगे कि मैं कैग में काम करता हूं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पता हो, पर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले बंदे से बातचीत करते हो, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करते हो, अगर आप उसको बोलते हो दैट आई वर्क इन कैग, तब उसके सुन के ही कान खड़े हो जाएंगे यार कि भाई मैं किस बंदे से बातचीत कर रहा हूँ। आप एक ऑफिसर हो एंड देन यू आर फ्रॉम कैग, मतलब कैग में जो काम करने वाला बंदा होता है उसके पास बहुत पावर होती है। पावर इन द सेंस कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जा करके ये देख सकता है कि पैसे सही से आप खर्च कर रहे हो या नहीं। पावर का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी के साथ गलत हरकत कर रहे हो, बट देन वर्किंग इन कैग ये अपने आप में एक अलग चीज है। उसके बाद आप एक गैजेटेड ऑफिसर हो कैग में, समझ सकते हो कि कितनी कितनी पावरफुल पोस्ट है। इसके अलावा ये डायनेमिक करियर है, राइट। इसमें डायनेमिक करियर इन द सेंस कि आप सिंपल एक चीज पर टिके नहीं रहोगे। आपको इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ेगा, तो आपको सीखने का मौका बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस बोर हो रहे हैं, बस डेली फाइलिंग में, फाइल्स में टाइपिंग वगैरह चल रही है, वो काम इसमें नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ बोरिंग जॉब। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको सीखना पसंद है, नई नई चीजें सीखना पसंद है मेरे भाई, तो डबल एओ की पोस्ट जो है वो बहुत बहुत तगड़ी पोस्ट है। और दैट इज ऑल। अगर आप सच में एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इस साल एक गवर्नमेंट जॉब लेना है और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो एसएससी सीजीएल 2026 से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो मैं आपसे बोलूँगा कि भाई अब की बार पूरी की पूरी मेहनत कर लो, तगड़े से मेहनत करो। रीजनिंग, जीएस, जीके और इंग्लिश, और इसके साथ ही साथ में फाइनेंस इकोनॉमिक्स को तगड़े से भाई पढ़ाई करो, और मेक श्योर कि आप इस साल एक्शन ले लो, ठीक है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर अटेंडिंग ये वाला सेशन देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आप अपना ध्यान रखिएगा।